यह है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल का पार्ट 5 और कोकोशिबो वाली फाइट का पार्ट 2 यानी कि लास्ट फाइट जिसमें कोकोशिबो का अंत होगा। और अगर तुमने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा, जल्द से जाकर उसे देख लो, वरना तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक किमित्सु नो याइबा स्टोरी पार्ट 5। गियोमे जो कि आते ही इतने जोर जोर से ब्रीदिंग कर रहा था कि उसके आसपास का हवा का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है, जो कि कोकोशिबो भी फील कर पा रहा था। और तभी गियोमे अपने पहले अटैक को लॉन्च करता है जिससे ऑब्वियसली कोकोशिबो डॉज करता है, लेकिन तभी गियोमे अपने एक्स को दूसरी तरफ से फेंक देता है और इस अटैक से कोकोशिबो पियरली ही डॉज कर पाता है। और तभी गियोमे यूज करता है अपने स्टोन ब्रीदिंग का, लेकिन इस अटैक से भी कोकोशिबो डॉज करता है। और फिर गियोमे की चेन्स कोकोशिबो के गले के आसपास एक सर्कल बना लेते हैं और उन चेन्स को कोकोशिबो काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन्स इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कोकोशिबो उन्हें काट ही नहीं पाता है और मजबूरन कोकोशिबो को वहाँ से हटना पड़ता है। जिसके बाद कोकोशिबो गियोमे की गर्दन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा गियोमे हवा में जाकर कोकोशिबो के ऊपर हमला कर देता है, जो कि ऑलमोस्ट कोकोशिबो को हिट कर जाता है। जिसके बाद गियोमे अपने चेन से कोकोशिबो की तलवार को पकड़ लेता है और तोड़ देता है। तभी दोनों यूज करते हैं अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल का, जिसका क्लैश बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और तभी हमें पता चलता है कि कोकोशिबो अपने तलवार को भी रीजनरेट कर सकता है। और गियोमे जो कि इस बात को नहीं जानता था, उसके फेस पर कई सारे कट्स आ जाते हैं। कोकोशिबो कहता है अगर तुम हमें मारोगे तो भी हम फिर से रीजनरेट कर लेंगे, जिसको सुनकर गियोमे गुस्से में कहता है ये चीज मैंने मुजान के लिए बचा कर रखी थी। और तभी गियोमे अपने डीमन स्लेयर मार्क को रिवील करता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मोइचिरो को, जो कि अपने एक ही हाथ से अपने अंदर घुसे हुए तलवार को निकाल लेता है। मोइचिरो जो कि जानता था अब उससे ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन जो भी हो पाएगा वो सब करेगा। और इसीलिए वो अपने घाव को एक कपड़े से बांधता है और अपने तलवार को उठाकर फाइट के लिए बढ़ने लगता है कि तभी उसे गेनिया दिखता है, जो कि मोइचिरो से कहता है कि क्या तुम मुझे कोकोशिबो के बाल उठाकर दे सकते हो, जिसे खाकर वो फिर से रिजेनरेट कर लेगा और फाइट में मदद कर सकेगा। और फिर हम गियोमे और कोकोशिबो को देखते हैं, जहाँ पर कोकोशिबो गियोमे से कह रहा होता है कि तुमने भी अपने मार्क को अनलॉक कर लिया है, लेकिन तुम्हें तो देखकर लग रहा है कि तुम 27 साल के होगे। और जो भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करता है वो 25 साल से ज्यादा जी नहीं पाता है। और कोकोशिबो के इतने सालों के एक्सपीरियंस से वो बता सकता है कि गियोमे अगले 24 घंटों के अंदर अंदर मारा जाएगा। तो क्या फायदा इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने का और अपनी बॉडी को इतना ज्यादा ताकतवर बनाने का? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और ज्यादा जीना चाहिए? जिस पर गियोमे कहता है नहीं, मैं इस डीमन स्लेयर मार्क की स्टोरी के बारे में अच्छे से जानता हूँ और आखिर मेरी लाइफ में ऐसा क्या आई है कि मैं रिग्रेट करूँ। जिसके बाद कोकोशिबो कहता है कि अगर तुम एक बार डीमन बन जाओगे तो तुम्हारी सारी टेक्निकें और सारी मेहनतें वेस्ट नहीं होगी, और आखिर इतनी छोटी सी चीज तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आती? जिस पर गियोमे कहता है बंद करो तुम्हारी ये घटिया बकवासें, और तुमने झूठ कहा। हिस्ट्री में एक ऐसा भी बंदा था जिसने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया और 25 साल से ज्यादा जिया। जिस पर कोकोशिबो उसे समझाने की कोशिश करता है कि 25 साल से ज्यादा कोई नहीं जिया। और तभी गियोमे स्माइल करता है और कहता है कोई ना कोई तो होगा जो कि 25 साल से ज्यादा जिया। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि गियोमे किसकी बात कर रहा है। और हाँ, इस वीडियो में कमेंट्स का एम रखते हैं व्हिच इज 100 कमेंट्स। मेक श्योर तुम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे। सो बैक टू द टॉपिक। और इस बात को सुनते ही कोकोशिबो पूरी तरीके से चुप रह जाता है, जिस पर गियोमे हंसते हुए कहता है तो आखिर तुम समझ ही गए। और इतना कहते ही कोकोशिबो सीधा गियोमे के सामने आकर उसका गला काटने की कोशिश करता है कि तभी गियोमे उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर हम देखते हैं सानेमी को, जो कि अपने घाव पर टाके लगा लेता है और अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक कर लेता है। जिसके बाद वो सीधा कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। और वहीं कोकोशिबो नोटिस करता है कि आज के टाइम के सारे हाशिरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गियोमे और सानेमी दोनों ही मिलकर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद सानेमी कहता है कि हम दोनों ने मिलकर कई घंटों तक ट्रेनिंग किया है, जिससे कि वो दोनों सिंक में अटैक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मोइचिरो को, जो कि गेनिया के लिए कोकोशिबो के बाल उठाकर ले आता है और उसे दे देता है, जिसे खाकर इंस्टेंटली गेनिया रिजेनरेट कर लेता है। और तभी गेनिया को आइडिया आता है कि क्यों ना वो कोकोशिबो के टूटे हुए तलवार को खा ले, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा पावर्स मिल जाएगी। लेकिन तभी गेनिया को किसी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज थी मुजान की, जो कि कोकोशिबो से पूछ रहा था कि उसने कितने पिलर्स को मार दिया है और किसी भी कीमत में हाशिरा को उसके पास ना आने दे। कोकोशिबो जो कि सानेमी और गियोमे की पावर्स को देखकर हैरान हो रहा था, खास करके गियोमे की, क्योंकि वो अंधा होने के बावजूद बहुत ही अच्छा फाइट कर रहा था। क्योंकि जब गियोमे अपने वेपन को फेंकता है तब उसे प्रोड्यूस वाइब्रेशन से गियोमे अंदाजा लगा लेता है कि सामने की चीजें कितनी दूर पर है और कैसी है। और तभी कोकोशिबो सोचता है कि वो सानेमी की तलवार को तोड़ देगा और कोकोशिबो ऐसा करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उल्टा सानेमी अपने तलवार से कोकोशिबो की तलवार को जमीन पर टच करा देता है और अपने विंड ब्रीथिंग से कोकोशिबो के गले पर एम करता है, जिससे कोकोशिबो डॉज करता है। लेकिन उसके कई
कई सारे बाल कट जाते हैं, जिससे कि कोकोशिबो समझ जाता है कि मार्क अनलॉक होने के बाद सानेमी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और इतने में ही गियोमे अपने एक्स को कोकोशिबो पर फेंक देता है, जिससे कि कोकोशिबो का कान कट जाता है। और इसी का मौका देखकर सानेमी अपने विंड ब्रीथिंग से हमला कर देता है, जिससे कोकोशिबो डॉज कर लेता है। और फिर सानेमी और गियोमे मिलकर एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, जिसमें सानेमी यूज करता है अपने विंड ब्रीथिंग का 7th फॉर्म और गियोमे यूज करता है अपने स्टोन ब्रीथिंग का 1st फॉर्म। लेकिन इन सारे अटैक्स के बावजूद वो सिर्फ कोकोशिबो की ड्रेस को ही काट पाते हैं। लेकिन वही गियोमे और सानेमी के पूरे शरीर पर कट्स आ जाते हैं, क्योंकि कोकोशिबो ने अपनी तलवार को और भी ज्यादा डिमोनिक बना लिया था। और फिर कोकोशिबो कहता है कि अगर उसने गियोमे और सानेमी को हरा दिया तो बाकी सारे हाशिरास को मारना आसान हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम सानेमी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि उसके सीधे हाथ की दोनों उंगलियां कट चुकी थी। और इतना ही नहीं, अगर गियोमे उसे बचाता नहीं तो सानेमी अपने दोनों हाथों को खो चुका होता, जो कि सानेमी अच्छी तरीके से जानता है। जिसके बाद हम देखते हैं केरिया ओबुयाशिकी को, जिसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि क्या अपर मून 1 को मारने के लिए हम तांजीरो और गियू को भी भेज दे, जिस पर केरिया साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तांजीरो और गियू दोनों ही मुजान के पास जाएंगे, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि गियोमे, सानेमी, मोइचिरो और गेनिया मिलकर अपर मून 1 को हरा देंगे। जिसके बाद हम बैटल में देखते हैं, जहां पर कोकोशिबो अनलीज करता है अपने मून ब्रीथिंग के 7th फॉर्म मिस फॉर्च्यूनर मिरर लूनर शाइन को, जिससे कई सारे शॉक वेव्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही कोकोशिबो यूज करता है अपने मून ब्रीथिंग के 8th फॉर्म को, जो अटैक ऑलमोस्ट सानेमी को हिट कर जाता है, जिससे सानेमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, क्योंकि वो अपने सारे स्किल्स और सारे अटैक सिर्फ कोकोशिबो के अटैक्स को डॉज करने के लिए यूज कर रहा है। जिसके बाद कोकोशिबो रिलीज करता है अपने मून ब्रीथिंग के 9th फॉर्म को, और इस अटैक से सानेमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये देखकर गियोमे उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी सानेमी कहता है मेरे बारे में भूल जाओ और इस अपर मून को हराने पर ध्यान दो। तभी कोकोशिबो मून ब्रीथिंग के 10th फॉर्म को रिलीज करता है, जो कि सीधा सानेमी को हिट करने ही वाला था कि तभी एंड मौके पर मोइचिरो आकर उसे बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं गेनिया को, जो कि दूर से ये बैटल देख रहा था, और वो मदद करना तो चाहता था, लेकिन वो कोकोशिबो की पावर से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि किसी भी सेकंड वो आकर गेनिया को काट देगा। लेकिन तभी उसे याद आता है मोइचिरो, गियोमे और उसके बड़े भाई सानेमी की। और तभी उसे याद आता है तांजीरो की एक बात को, जब उसने कहा था कि सबसे कमजोर इंसान में ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि दुश्मन का मानना यह है कि तुम सबसे कमजोर हो तो तुम क्या ही कर पाओगे, और इसीलिए वो तुम पर कम से कम ध्यान देगा और वही तुम्हारे लिए एक चांस होगा। और यही सोचते हुए गेनिया अपनी पॉकेट से कोकोशिबो की टूटी हुई तलवार को निकाल लेता है और खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गियोमे यूज करता है अपने स्टोन ब्रीथिंग का, जिससे कोकोशिबो अपने मून ब्रीथिंग से काउंटर कर देता है। और इस पॉइंट पर गियोमे बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि कोकोशिबो के पास अनगिनत मूव्स थे। फिर गियोमे कोकोशिबो की तरफ ध्यान से देखने लग जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कैसे कोकोशिबो के सेंसेस इतने ज्यादा फास्ट काम करते हैं। और वहीं कोकोशिबो अपने पावरफुल अटैक को लॉन्च करने के लिए बढ़ रहा होता है कि तभी गियोमे एक सेकंड के लिए ही सही पर वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विजिट कर पाता है। तभी मोइचिरो, जो कि कोकोशिबो के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने वाला था, ताकि सानेमी और गियोमे को एक चांस मिल सके कोकोशिबो पर अटैक करने का, जो कि गियोमे समझ चुका था। और यही बात वो सानेमी से बोलता है। और अब 3 तरफ से 3 हाशिरा कोकोशिबो पर अटैक करने वाले थे, लेकिन वहीं कोकोशिबो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि वो एक ही बार में सारे हाशिरास को खत्म कर देगा। और इसीलिए कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीथिंग के 14th फॉर्म को। लेकिन तीनों हाशिरा बहुत ही मुश्किल से इस अटैक को डॉज करते हैं। और तभी गियोमे अपने मालिक को कोकोशिबो के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक सेकंड के लिए ही सही पर कोकोशिबो का ध्यान भट जाता है। और इसी का मौका देखकर सानेमी यूज करता है विंड ब्रीथिंग का, जिससे कोकोशिबो पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। और तभी गियोमे अपने वेपन से कोकोशिबो के ऊपर हमला करता है, जिससे कोकोशिबो का राइट कंधा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एट द सेम टाइम मोइचिरो अपने तलवार से कोकोशिबो के पेट में घुसा देता है। और मोइचिरो को देखकर कोकोशिबो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर कैसे मोइचिरो ने उसके अटैक को डॉज किया है। और फाइनली उसे पता चलता है कि मोइचिरो ने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया है, और साथ ही गियोमे ने भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया है। और तभी कोकोशिबो अपने मून ब्रीथिंग का यूज करने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं गेनिया को, जो कि बहुत ही ज्यादा डेमोनिक दिख रहा था। और तभी गेनिया कोकोशिबो पर एम करता है और शूट कर देता है, जिससे कोकोशिबो अपने तलवार से ब्लॉक करता है। लेकिन वो बुलेट्स कोकोशिबो की तलवार पर टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और तो और उन बुलेट्स के अंदर से पेड़ की टहनियां निकलने लगती है, जिससे कोकोशिबो एक ही जगह पर फंस जाता है। जिसके बाद कोकोशिबो समझ जाता है कि गेनिया ने उसके ब्रोकन स्वॉर्ड और उसके बालों को खा लिया है। और इतना सोचते ही गियोमे और सानेमी कोकोशिबो के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है करीबन 400 साल पहले, जहां पर कोकोशिबो डीमन बनने के बाद पहली बार अपने भाई से मिलता है, जो कि लगभग 80 साल का हो चुका था। और ये बात ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि जो लोग अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करते हैं वो 25 साल से ज्यादा जी नहीं पाते हैं। तभी योरिची कहता है ये बात दिल दहला देने वाली है। और वहीं कोकोशिबो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा
था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि ना ही उसे अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था और ना ही उसे मारने का मन कर रहा था। लेकिन वहीं योरिची अपने फाइटिंग टांस को लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और इंस्टेंटली कोकोशिबो का गला आधा कट जाता है, जिसे देखकर कोकोशिबो समझ जाता है कि वो कभी भी अपने भाई को सरपास नहीं कर पाएगा, भले ही वो डीमन क्यों न बन जाए। और इसलिए कोकोशिबो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी पूरी इच्छा थी कि वो योरिची को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा तो खुद मुजान भी नहीं कर सकता। इसीलिए कोकोशिबो जानता था कि अगले अटैक में वो मारा जाएगा, लेकिन योरिची अपने अगले अटैक को लॉन्च ही नहीं करता, क्योंकि वहीं पर खड़े खड़े योरिची की मौत हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर कोकोशिबो जोर से चिल्लाता है और उसकी बॉडी से कई सारे स्लैशेस निकलने लगते हैं, जिससे सारे हाशिरा के बॉडीज पर कट्स आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, कोकोशिबो की बॉडी में से कई सारे ब्लेड्स भी निकलने लगते हैं। मोइचिरो, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो सोचता है कि अब वो मारा जाएगा और मरने से पहले वो किसी काम का नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ हम गेनिया को देखते हैं जो कि 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, लेकिन इन सब के बावजूद गियोमे और सानेमी कोकोशिबो पर लगातार हमला करे जा रहे थे और मोइचिरो अपने ब्लेड को और भी ज्यादा टाइट से पकड़ने लगता है, जिससे उसकी ब्लेड का कलर पहली बार ब्राइट रेड में कन्वर्ट होने लगता है। और इससे कोकोशिबो को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, मानो उसकी बॉडी का हर पार्ट आग में जल रहा हो। और इसी का फायदा उठाकर सानेमी कोकोशिबो के गले पर हमला करता है और वहीं पड़ा हुआ गेनिया अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे कोकोशिबो की पीठ में से एक पेड़ उग जाता है। और इन सारी चीजों से फ्रस्ट्रेटेड होकर कोकोशिबो डिसाइड करता है कि अब वो गेनिया को पूरी तरीके से काट देगा और समहाउ वो अपने अटैक को लॉन्च ही नहीं कर पाता। और इसी बात का फायदा उठाकर गियोमे कोकोशिबो के सर पर हमला करता है, लेकिन इस अटैक से कोकोशिबो बच जाता है। तभी गियोमे अपने एक्स को कोकोशिबो के गर्दन में फेंकता है, लेकिन कोकोशिबो अपने तलवार से इस अटैक को भी रोक देता है। और तभी कोकोशिबो की नजर जाती है मोइचिरो की तलवार पर, जो कि अब पूरी तरीके से ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो चुका था। और इसीलिए उसे अपने एक पास्ट की मेमोरी याद आती है, जहाँ पर वो अपने भाई योरिची से पूछता है कि तुम अपनी सक्सेसरशिप किसे दोगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई अपने जितना ताकतवर नहीं है। जिसके जवाब में योरिची कहता है हम उतने भी ताकतवर नहीं है और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आने वाली जनरेशन हमें सरपास कर देगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर सानेमी गियोमे के वेपन पर जोर से हिट करता है, जिससे दोनों की ही वेपन ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो जाती है और फाइनली कोकोशिबो का सर धड़ से अलग हो जाता है। और सर कटते ही कोकोशिबो को याद आता है योरिची की वर्ड्स कि कैसे आने वाली जनरेशन उन्हें सरपास कर देगी। फिर कोकोशिबो को समझ आ जाता है कि जिन डीमन स्लेयर्स से वो फाइट कर रहा है वो सच में स्पेशल है, क्योंकि इन डीमन स्लेयर्स ने कई सारे अपर मून्स को हरा दिया है। और इतना ही नहीं, हमारे पास कितने सारे एडवांटेजेस थे, जैसे कि ब्लड डीमन आर्ट और रीजनरेशन, लेकिन फिर भी इन डीमन स्लेयर्स ने हमें सरपास कर दिया। और यहाँ तक कि इन्होंने अपने तलवारों को ब्राइट रेड में कन्वर्ट कर दिया, जबकि इन्हें तो सन ब्रीदिंग भी नहीं आती। लेकिन फिर कोकोशिबो सोचता है कि हमारी अगली जनरेशन पावरफुल होगी तो इसमें अच्छी बात ही क्या है, क्योंकि कोकोशिबो को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसलिए वो अपने सर कटे हुए बॉडी को मूव करता है, जिससे गियोमे समझ जाता है कि कोकोशिबो अभी तक नहीं मरा है। और इसलिए वो सानेमी को बार बार अटैक करने के लिए कहता है, और ये भी कि वो मोइचिरो और गेनिया के सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं होने देंगे। और ये सुनते ही सानेमी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और गुस्से में सानेमी यूज करता है अपने विंड ब्रीदिंग के 8 फॉर्म को और गियोमे यूज करता है अपने स्टोन ब्रीदिंग को। लेकिन कोकोशिबो इन सारे अटैक्स को डॉज करता है और मोइचिरो के हाथ को भी काट देता है। और फिर कोकोशिबो मोइचिरो की तलवार को अपने पेट में से निकालने लगता है। और इतना ही नहीं, वो अपने सर को भी रिजनरेट करने लगता है। और फाइनली हम देखते हैं कोकोशिबो के ट्रू फॉर्म को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन फिर भी सानेमी और गियोमे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिन्हें देखकर कोकोशिबो सोचता है कि अब वो इन लोगों से तो नहीं हारने वाला। और तभी कोकोशिबो सानेमी की तलवार पर अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो ऐसा बन चुका है। और तभी उसे योरिची की बातें याद आने लगती है, जब उसने कहा था कि ब्रदर तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर सामुराई बनना है, जो सुनकर कोकोशिबो बिल्कुल ही चुप रह जाता है। फिर योरिची कहता है तुम्हारे बाद सबसे ताकतवर सामुराई मुझे ही बनना है। और इसलिए कोकोशिबो अपने आप से पूछता है कि क्या यही उसे चाहिए था, कि क्या यही वो फॉर्म है जो कि उसे चाहिए था। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर मोइचिरो ने अपने तलवार से कोकोशिबो के पेट पर स्टैब किया था, वो जगह डिसइंटीग्रेट होने लगती है। और इसी बात का फायदा उठाकर सानेमी और गियोमे कोकोशिबो के सर को एक और बार धड़ से अलग कर देते हैं और फाइनली उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है। और तभी उसे याद आता है जब योरिची ने कहा था दिस इज हार्ड रेंचिंग ब्रदर। और फिर कोकोशिबो सोचता है कि क्या इसीलिए मैं इतना लंबा जिया, क्या मेरा डीमन बनने का कारण ये था कि मैं मरने से डरता था, कि क्या मुझे ताकत की इतनी ज्यादा भूख थी और इसलिए मैंने इतने इंसानों को मार दिया। कोकोशिबो को इन सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म आता है और वो समझ जाता है कि बस वो योरिची जैसा बनना चाहता था। और फाइनली अपर मून 1 यानी कि कोकोशिबो की मौत हो जाती है।
और फिर हम देखते हैं कोकोशिबो और योरिची की बैक स्टोरी को। कोकोशिबो अपने बैक स्टोरी को खुद ही नरेट करता है और कहता है जो लोग किसी से जलते नहीं है वो लोग बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं, क्योंकि वो कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिले होते हैं जो कि सभी चीजों में परफेक्ट हो। फिर कोकोशिबो बताता है कि वो और योरिची ट्विंस ब्रदर थे और जिस टाइम पर वो पैदा हुए थे तब ट्विंस को अनलकी माना जाता था। और इतना ही नहीं, योरिची के सर पर एक बर्थ मार्क भी था और इसीलिए उनके फादर ऑर्डर देते हैं योरिची को मारने का। और जैसे ये बात योरिची की मॉम को पता चलती है तब वो अपना आपा खो देती है और अपने हस्बैंड पर हमला करने लगती है। जिसके बाद फैसला होता है कि जब योरिची 10 साल का हो जाएगा तब उसे मंदिर पर भेज दिया जाएगा एक प्रीस्ट बनने के लिए। और वैसा ही होता है, दोनों ट्विंस ब्रदर्स को एक दूसरे से अलग रखा जाता है और इसीलिए मिचिकात्सु यानी कि कोकोशिबो को योरिची पर दया आती थी। हाँ, कोकोशिबो के ह्यूमन लाइफ का नाम था मिचिकात्सु, जहाँ एक तरफ मिचिकात्सु को प्रॉपर ट्रेनिंग, खाना पानी सब कुछ मिलता था, वहीं योरिची को कुछ भी नहीं मिला करता था। बस उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया था जहाँ पर कम से कम फैसिलिटीज थी और तो और उसे घर से भी बाहर निकलना अलाउड नहीं था। और इसीलिए मिचिकात्सु को योरिची पर दया आती थी और जब उनकी मॉम घर से बाहर निकलती थी तब योरिची जाकर उन्हें गले से लगा लेता था और हमेशा उनसे चिपक कर रहता था। फिर एक दिन मिचिकात्सु चुपके से योरिची के पास आता है और उसे एक फ्रूट दे देता है। योरिची एक बहुत ही अलग टाइप का बच्चा था जो कि ना ही कभी स्माइल करता था और ना ही कभी कुछ बोलता था और इसीलिए सभी को लगता था कि योरिची बहरा है। और फिर एक दिन जब मिचिकात्सु अपनी रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा था तब योरिची उसे चुपचाप देख रहा था और पहली बार योरिची बोलता है कि क्या तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनना है। और एकदम से ये सुनकर मिचिकात्सु बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है और तब योरिची स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई मुझे ही बनना है। हालांकि मिचिकात्सु को उस पर दया जरूर आती थी लेकिन वो योरिची को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि मिचिकात्सु को लगता था कि योरिची एक क्राई बेबी है और हमेशा अपने मॉम को देखकर उनके पास चला जाता था, जो कि कायरो की निशानी है। और इसके बाद योरिची हमेशा स्वॉर्ड ट्रेनिंग के टाइम पर मिचिकात्सु को दूर से ही खड़ा होकर देखता था और इसीलिए एक दिन मिचिकात्सु के ट्रेनर को उस पर दया आती है और वो योरिची से कहता है कि तुम एक बार स्वॉर्ड चलाकर देखो। फिर वो ट्रेनर योरिची को सिखाता है कि कैसे स्वॉर्ड पकड़ते हैं और एक बेसिक फाइटिंग डांस भी सिखाता है। फिर वो ट्रेनर योरिची से कहता है कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझ पर हमला करो और वैसा ही योरिची करता है। मिचिकात्सु और उसका ट्रेनर ये देखकर शॉक रह जाता है कि योरिची बहुत ही स्पीड में 4 पावरफुल अटैक उस पर करते हैं, जिससे कि वो ट्रेनर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और ये काम एक 7 साल का बच्चा पहली बार स्वॉर्ड पकड़ते ही करता है। जिसके बाद से योरिची का इंटरेस्ट सामुराई बनने में रहा ही नहीं, क्योंकि जब उसने ट्रेनर को मारा था तब उसे बहुत ही ज्यादा बुरा और गिल्टी महसूस हुआ था। जिसके बाद ऑब्वियसली मिचिकात्सु योरिची से पूछता है कि उसने ये करा कैसे, जिस पर योरिची कहता है कि जैसे ही ट्रेनर ने सांस लिया तब उसके लंग्स एक्सपैंड हो गए और ट्रेनर की मसल का मूवमेंट देखकर योरिची को पता चल गया कि वो कैसे हमला करेगा। 7 साल का मिचिकात्सु जब ये सुनता है तब उसे कुछ समझ ही नहीं आता, पर उसे ये समझ आ जाता है कि योरिची जिंदा चीजों के आर पार देख सकता है। और पहली बार मिचिकात्सु को जेलस की फीलिंग आती है, लेकिन योरिची के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे फाइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो कहता है सामुराई बनने से अच्छा कि मैं तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं। और फिर उसी रात मिचिकात्सु को समझ आ जाता है कि उल्टा उसे कम टैलेंट होने की वजह से प्रीस्ट बनने के लिए भेज दिया जाएगा। और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर योरिची आता है, जो कि कहता है कि अब उनकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही और कल सुबह सुबह योरिची इस घर को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वो मिचिकात्सु की दी हुई ये फ्रूट को जिंदगी भर अपने साथ रखेगा। जिसके बाद अगले दिन मिचिकात्सु अपनी मॉम की लिखी गई डायरी को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि योरिची जानता था अगला सक्सेसर उसे बना दिया जाएगा और इसीलिए वो घर छोड़कर चला जाता है। और मिचिकात्सु को ये भी पता चलता है कि उसके मॉम की लेफ्ट साइड काफी हद तक पैरालाइज हो गया था और इसीलिए जब भी योरिची उन्हें देखता था तब उनकी लेफ्ट साइड को सपोर्ट देने के लिए वो दौड़ा चलाता था। और मिचिकात्सु को समझ आ जाता है कि योरिची डरपोक नहीं था, बल्कि वो इतना ज्यादा समझदार था कि उसे पता था उसके मॉम को एक बीमारी है और 10 साल से ये बीमारी होने के बावजूद मिचिकात्सु को कुछ भी नहीं पता था। और इसीलिए मिचिकात्सु की जेलसी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो चाहता था योरिची मारा जाए। फिर उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो अगला सक्सेसर सिर्फ योरिची को देंगे और इसलिए वो अपने एक आदमी को टेम्पल पर भेजते हैं ताकि वो योरिची को ला सके, लेकिन वहाँ पर योरिची नहीं था और इसलिए उन्हें लगता है कि योरिची किसी हादसे में मारा जा चुका है। और योरिची जो कि जिंदा था वो अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली से कभी कांटेक्ट नहीं करता। और फिर हम देखते हैं 10 साल बाद, जहाँ पर मिचिकात्सु की शादी हो चुकी थी और उसकी एक फैमिली भी थी, लेकिन एक दिन मिचिकात्सु और उसके सैनिकों का सामना हो जाता है एक पावरफुल डीमन से और बस मिचिकात्सु अकेला बचा हुआ था जो कि लड़ने के हालत में नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है योरिची की, जो कि उस डीमन को एक ही स्लाइस में खत्म कर देता है। योरिची अपने भाई से माफी मांगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट से आया और उसके सैनिकों को नहीं बचा पाया। और जैसे ही मिचिकात्सु देखता है कि योरिची उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तब
से उसके शांति वाले दिन खत्म हो जाते हैं और उसके जेलसी के कारण मिचिकात्सु अपने फैमिली को छोड़ देता है और योरिची की तरह एक डीमन स्लेयर बन जाता है। और वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि योरिची ने सभी को ब्रीदिंग स्टाइल सिखाया है। योरिची के सिखाने से पहले वो सभी डीमन स्लेयर अपने रॉ स्ट्रेंथ पर लड़ते थे, लेकिन योरिची उन सभी को सन ब्रीदिंग सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सन ब्रीदिंग इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसे सीख ही नहीं पाता है और इसीलिए सारे डीमन स्लेयर्स अपने खुद की ब्रीदिंग स्टाइल निकालते हैं और ये सारी चीज योरिची उन्हें सिखाता है, जिससे कि सारे डीमन स्लेयर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और तो और मिचिकात्सु अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक कर लेता है और मिचिकात्सु खुद योरिची का ट्विन ब्रदर होने के बावजूद भी सन ब्रीदिंग को सीख नहीं पाता है और इसीलिए वो अपना खुद का ब्रीदिंग स्टाइल निकालता है, विच इज मून ब्रीदिंग, जो कि ऑब्वियसली सन ब्रीदिंग से कमजोर था। फिर सारे डीमन स्लेयर्स को धीरे धीरे पता चलता है कि मार्क अनलॉक होने के बाद कोई भी 25 साल से ज्यादा जी नहीं पाता और ये बात जब सारे डीमन स्लेयर्स में फैलती है तब सभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि डीमन स्लेयर का सबसे ताकतवर जनरेशन कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा। और ये बात मिचिकात्सु को बिल्कुल भी हजम नहीं होता है। और एक दिन मिचिकात्सु की मुलाकात होती है मुजान से, जो कि उसे अमर बनने का ऑफर देता है, बदले में वो मिचिकात्सु को डीमन बना देगा। और कुछ देर सोचने के बाद मिचिकात्सु उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और फिर जन्म होता है अपर मून 1 यानी कि कोकोशिबो का, जिसके बाद वो डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ देता है और उल्टा उन्हें मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है योरिची से, जो कि 80 साल से भी ज्यादा का हो चुका था और एक ही झटके में वो कोकोशिबो के आधे गले को काट देता है और खड़े खड़े ही योरिची की मौत हो जाती है। और यहाँ तक कि मुजान भी उसे एक खरोच तक नहीं दे पाया था। और इन सब के बाद कोकोशिबो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो योरिची के मरे हुए शरीर को काटने लग जाता है। हालांकि कोकोशिबो को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि योरिची के पास में से वही फ्लूइड निकलता है जो कि 7 साल की उम्र में खुद मिचिकात्सु ने उसे दिया था। और ये सब देखकर कोकोशिबो के आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि डीमन बनने के बावजूद उसका भाई उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन योरिची के सब चीजों में परफेक्ट होने की वजह से कोकोशिबो उसे हेट करता था। और कोकोशिबो जो कि 400 सालों तक जिंदा रहा, लेकिन वो कभी भी योरिची के फेस को नहीं भुला पाया। योरिची जो कि बिल्कुल ही सूरज जैसा था और उसके आसपास के सारे लोग यही चाहते थे कि योरिची उनके पास हमेशा रहे। और वहीं कोकोशिबो जो कि उसके भाई को हमेशा सरपास करना चाहता था, अंत में वो मारा जाता है। और ऐसा करने के प्रोसेस में उसने अपने घर, फैमिली और यहाँ तक कि अपने इंसानियत को भी छोड़ दिया था। योरिची को मिटाना तो दूर की बात, उसने योरिची के सन ब्रीथिंग को भी नहीं मिटा पाया, जबकि मुजान और कोकोशिबो दोनों ही चाहते थे कि सारे सन ब्रीथिंग यूजर्स मारे जाए। और कोकोशिबो के आखिरी समय पर वो योरिची से पूछता है कि हम दोनों ट्विंस ब्रदर थे, लेकिन फिर भी हम दोनों में इतना ज्यादा फर्क क्यों था। और योरिची से ये पूछते हुए कोकोशिबो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और उसके मरने के बाद हम देखते हैं वही फ्लूट को। कोकोशिबो भले ही मारा जा चुका था, लेकिन सानेमी अंधाधुन बार करे जा रहा था और गियोमे उसे रोकता है और साथ ही ये भी नोटिस करता है कि सानेमी ऑलरेडी बेहोश हो चुका था और अपनी बेहोशी की हालत में वो फाइट कर रहा था, जिसे देखकर गियोमे टेंशन में आ जाता है। और तभी गियोमे नोटिस करता है गेनिया को, जो कि अभी जिंदा था, और इसीलिए गियोमे दौड़कर गेनिया के पास जाता है, जिस पर गेनिया कहता है मुझे छोड़िए तो सान की मदद कीजिए। और ये सुनकर गियोमे रो पड़ता है। फिर गियोमे सानेमी को उसके पास लेटा देता है और सानेमी को जिंदा देखकर गेनिया रिलीफ फील करता है। और फिर गियोमे मोइचिरो के पास जाता है, जो कि आधा कट चुका था और अपने खुले हुए आंखों से वो सीलिंग की ओर देख रहा था। और मोइचिरो को इस हालत में देखकर गियोमे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर गियोमे मोइचिरो की आंखों को बंद करते हुए कहता है तुम्हारे और गेनिया के बिना हम ये लड़ाई कभी भी नहीं जीत पाते। जिसके बाद गियोमे उसकी आंखों को बंद कर देता है और कहता है आज ही हम मुजान को मार देंगे और तुमसे मिलने जरूर आएंगे। और फिर मोइचिरो की आंख खुलती है आफ्टर लाइफ में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है योइचिरो तोकितो से, जो कि उसे रोते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है। और ये सुनकर मोइचिरो रोने लगता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी लेकिन अभी भी उसका भाई उसकी तारीफ नहीं कर रहा है, उल्टा उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। फिर योइचिरो कहता है कि आखिर तुमने इतनी मेहनत क्यों करी जबकि तुम वहाँ से भाग सकते थे। जिसके जवाब में मोइचिरो कहता है भले ही मैं मारा जाता, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब से हमारी फैमिली मारी गई है तब से हमने बहुत ही ज्यादा बुरा टाइम देखा है। लेकिन जब वो डीमन स्लेयर बना तब थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट उसने अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। और भले ही कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मोइचिरो भागा नहीं और इसलिए उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। वो अपने भाई से कहता है प्लीज मेरी लाइफ को पॉइंटलेस मत बोलो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ये कहने से इतना ज्यादा दर्द होता है जो कि पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। जिसके बाद योइचिरो अपने भाई से माफी मांगता है और कहता है मैं तो बस चाहता था कि तुम मारे ना जाओ, जैसे कि मैं और मेरे पेरेंट्स मारे गए। फिर हम देखते हैं सानेमी को, जो कि अब होश में आ चुका था और वो गेनिया को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में था। और वो कहता है मैं कैसे न कैसे कर तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन गेनिया कहता है अब कुछ नहीं हो सकता और मुझे माफ कर दो, मैं किसी भी काम का नहीं आया। जिस पर रोते हुए सानेमी गेनिया से ऐसा कहने से मना करता है। सानेमी कहता है वो गेनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो किसी भी काम का नहीं है। और मरने से जस्ट 1 सेकंड पहले गेनिया कहता है तुम अब तक के सबसे बेस्ट भाई थे, मेरी आखिरी विश यही रहेगी कि तुम मेरी तरह बेमौत ना मारे जाओ। और इतना कहते ही गेनिया पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और ये सारी बात सुनते ही सानेमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो अपने आखिरी बचे हुए फैमिली मेंबर
को भी खो देता है। लेकिन तभी गियोमे आता है और कहता है खड़े हो जाओ सानेमी, अभी हमें मुजान को भी हराना है और हम मोइचिरो और गेनिया के सैक्रिफाइस को बर्बाद नहीं होने देंगे। फिर हम देखते हैं कि डीमन स्लेयर क्रू सारे लोगों को ये खबर दे देता है कि गेनिया और मोइचिरो दोनों ही मारे जा चुके हैं और अच्छी खबर ये है कि अपर मून 1 भी मारा जा चुका है। और ये खबर सुनते ही तांजीरो के आंखों के सामने गेनिया और मोइचिरो की यादें आने लगती है और वो रोने लग जाता है। फिर तांजीरो सोचता है कि जो लोग फ्रीडम डिजर्व करते हैं वो सारे एक एक करके मारे जा रहे हैं और तभी उसे याद आता है उस लेटर के बारे में जो कि रेनगोकू के भाई सेंजुरी ने उसे भेजा था, जिसमें लिखा था कि सन ब्रीथिंग के एक्चुअल में 13 फॉर्म्स है, लेकिन तांजीरो को उनमें से सिर्फ 12 फॉर्म्स ही आती है। तभी हम देखते हैं केरिया ओबुयाशिकी को जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में था क्योंकि थोड़ी देर में ही मुजान जागने वाला था। तभी केरिया की बहन उसे बताती है कि डीमन स्लेयर का फर्स्ट ग्रुप मुजान के पास पहुंच चुका है और जो डीमन स्लेयर का दूसरा ग्रुप है वो भी मुजान के पास जल्द ही पहुंचने वाला है। और ये बात सुनते ही केरिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है जल्द से जल्द उन्हें वहाँ से निकलने का ऑर्डर दो, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी हाशिरा नहीं होगा तो वो सारे लोग मारे जाएंगे। और फिर हम देखते हैं डीमन स्लेयर के फर्स्ट ग्रुप को जो कि मुजान के पास पहुंच चुका था और सभी मुजान के ककुन को घेर लेते हैं। तो अभी सभी लोग ये सोचते हैं कि यही सही टाइम है मुजान को मार देने का। और तभी मुजान अपने ककुन से बाहर निकलता है और देखता है कि कई सारे डीमन स्लेयर्स उसको मारने के लिए आए हैं। मुजान एक ही झटके में उन सभी को मार देता है और केरिया सभी को वहाँ से निकलने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर कोई भी बचा ही नहीं था। और वहीं मुजान डीमन स्लेयर के साथ साथ डीमन स्लेयर क्रो को भी मार देता है, जिसके बाद मुजान अपनी एंट्री लेता है और कहता है कि मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ और मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है कि मैं जिसे भी खाऊं वो मुझे टेस्टी ही लगेगा। जिसके बाद मुजान तारीफ करता है कागाए के सक्सेसर को। उसे नहीं पता कि वो लड़का है या फिर लड़की, लेकिन जो भी हो वो कमाल का काम कर रहा है। और सभी को मार देने के बाद वो उसे स्पेशल ऑफर देगा एक अपर मून बनने का, क्योंकि उसी की वजह से मुजान के सारे अपर रैंक्स डीमन मारे गए हैं। मुजान जो कि कई सारे डीमन स्लेयर्स को खा चुका था और अपनी पूरी पावर्स को हासिल कर चुका था। जिसके बाद केरिया सेकंड ग्रुप से कहता है कि वो मुजान के पास ना जाए क्योंकि बिना हासिरा के मुजान सबको मार देगा। फिर हम देखते हैं मुजान को जो कि लेडी तामायो के सर को पकड़ा हुआ था और कहता है कि तुम्हारी जो मेडिसिन थी डीमन से इंसान बनाने की वो किसी काम का नहीं आया। लेडी तामायो कहता है कि आज ही का वो दिन होगा जब तुम मारे जाओगे। जिस पर मुजान कहता है कि यही सेम चीज मुझे आज तक कई सारे लोग बता चुके हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं मरा। जिसके बाद मुजान कहता है अब तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम अपने बच्चे और हस्बैंड से मिलो जिनको तुम नहीं मार दिया था। और इतना कहते ही मुजान लेडी तामायो के सर को क्रश कर देता है। तो यार इसी पैनल के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं और हाँ कमेंट्स गेम को जरूर पूरा करना। तो मिलता हूँ किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।